शाराए दसूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। और ताज़ा तरीन खबर लेकर कि गुज़िश्ता रोज़ हमने कहा था कि अदालत जो है वो कोई माशी कत्ल का बाइस नहीं बनेगी, और ऐसा ही हुआ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने, जो कि जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जस्टिस सजाद अली शाह, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन और जस्टिस मोहम्मद अमीन पर मुश्तमिल था, उसने समाअत की फ़ैसला सुना दिया। फ़ैसला सुनाया कि जो बरतरफ किए गए मुलाजमीन थे 16,000, वो तमाम बहाल होंगे अपने ओहदों पर जिस दिन से वो उनको बरतरफ किया गया था अपने ओहदे के ऊपर। लेकिन ये फ़ैसला 4-1 का फ़ैसला है। और दूसरी तरफ जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, उन्होंने डाइसेंट किया है। अब ये एक बहुत ही ट्रिकी सी सूरत हाल है कि आज जब ये पहले अदालत ने पढ़ा कि जो हुकूमत और मुलाजमीन की तरफ से 17 अगस्त के फ़ैसले के ऊपर नज़रसानी की दरख्वास्तें थी, वो तो सब डिसमिस कर दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 184(3) के नीचे और 187 के तहत खुसूसी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए मुलाजमीन को बहाल कर दिया। अब जो दरख्वास्तें, नज़रसानी दरख्वास्तें मुस्तरद करने का फ़ैसला था, उस फैसले से जस्टिस मंसूर अली शाह ने इख्तलाफ किया। लेकिन उन्होंने इख्तलाफ क्या किया कि उन्होंने नज़रसानी दरख्वास्तें मंजूर कर लीं, पुरानी जजमेंट रिकॉल कर ली और उसका सेक्शन 4 जो है उसको उन्होंने अल्ट्रा वायरस करार दिया, जिसके अंदर तरक्की से बहाली हुई थी। और बाकी जो है वो अदालत ने कहा कि ये कानून है और पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के ऊपर उन्होंने सारा अपना एम्फेसिस रखा। अब ये हुआ क्या है, अजीब व गरीब सी सूरत हाल है। रिव्यू दरख्वास्तें खारिज, यानी कि जो पहले वाली जजमेंट है वो बहाल होगी। अच्छा, अगर पहले वाली जजमेंट बहाल होगी तो सैक्ड एम्प्लॉइज बरतरफ। लेकिन 184(3) के अंदर उन बरतरफ मुलाजमीन को उस कानून को जिसको अल्ट्रा वायरस करार दिया गया था, 184(3) के नीचे सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया। अजीब व गरीब सी कन्फ्यूजन है, और ये कन्फ्यूजन हमें मीडिया के नज़र आई, क्योंकि जिन लोगों ने पहले सिर्फ ये पोर्शन सुना कि रिव्यू पिटीशन डिसमिस कर दी गई हैं, उन्होंने बाहर जाके पहले ये खबर दी। लेकिन हाउएवर के बाद असल जजमेंट जो है वो शुरू हुई। तो इसी सारे नुक्ते को समझने की कोशिश करेंगे। मुलाजमीन तो बहाल हो गए, लेकिन बरतरफ हो गया कानून, लेकिन मुलाजमीन बहाल हो गए। नासिर साहब, 184(3) और 187 कैसे और कब इस्तेमाल हुआ? क़य्यूम साहब, आपको याद होगा कल हमने जो प्रोग्राम किया था उसमें मैंने क्लियर कर बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया, कल ही दे दिया था कि हम इसको 184(3) ट्रीट करेंगे। हम इसको रिव्यू जुरिसडिक्शन में नहीं ले रहे, क्योंकि रिव्यू जुरिसडिक्शन आपको अच्छी तरह पता है, आप तो बहुत काबिल आदमी हैं, इसका स्कोप बहुत लिमिटेड होता है। उन्होंने सिर्फ एरर फ्लोटिंग ऑन दिस सरफेस, यानी जजमेंट में कोई एरर हो तो सिर्फ वो ठीक होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं। उसके अलावा या वो डिसमिस होती हैं या एरर को निकाल दिया जाता है। ठीक है, यही है ना रिव्यू पिटीशंस। लेकिन अगर सिर्फ उस पर जाते तो फिर बहाल नहीं हो सकते थे। जो जितने भी बेचारे यहाँ तक जो बड़े दिन से और सारी रात यहाँ बैठे रहते थे, ख़वातीन, बच्चे, जो मुलाजमीन जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के थे, वो बहाल हो नहीं सकते थे। तो इसलिए फिर उन्होंने आर्टिकल 184(3) का इस्तेमाल किया। और आपको पता है आर्टिकल 184(3) का इस्तेमाल जो है सुप्रीम कोर्ट मशहूर आर्टिकल 184(3) के बाद हुई थी, जिसमें उन्होंने बेशुमार प्राइम मिनिस्टर्स भी निकाले और फिर पनामा में डिस्क्वालीफाई भी कर दिया। तो आप नवाज शरीफ साहब को बहाल भी किया था, यस, वो भी किया था। तो नहीं, क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ कि 184(3) में क्या डिस्क्वालीफाइड प्राइम मिनिस्टर, उसको भी बहाल किया जाएगा। मतलब ये भी 184(3) का दायरा बहुत बड़ा है। देखिए, फंडामेंटल राइट्स जो है ना, फंडामेंटल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक स्पेशल चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स का। कानून हार गया, बुनियादी हकूक जीत गए। कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा होता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है ना, वो ट्रंक होता है, जो है ना दरख्त का ट्रंक होता है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो इस तरह से तो हम ये समझे ना कि अगर मैं समझूँ आम फहम अंदाज में, ये तो लीगल जार्गन है, आप जैसे पढ़े लिखे लोगों के लिए हैं, आम आदमी ये समझ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया है।
यही समझ ठीक है ना? और ठीक समझ रहे बिल्कुल कयूम साहब। देखिए कयूम साहब, आप जो सवाल करने चाह रहे हैं मैं आपकी शरारत समझ गया हूँ, लेकिन आप ये कहेंगे कि 184(3 तो एक सिर्फ चीफ जस्टिस का इख्तियार है, और इसके ऊपर तो एक बाकायदा जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का एक ऑर्डर भी आया था 5 रुपये। हाँ 5 रुपये में, और उस पर उन्होंने ये कहा था कि एक बेंच बैठेगा, फिर वो डिटरमिन करेगा, फिर वो चीफ जस्टिस को भेजेगा, फिर चीफ जस्टिस का ये इख्तियार है कि 184(3 को इस्तेमाल करना या सुमोटो इन्वोक करना या नहीं करना। इस कार्रवाई के अंदर कहीं उमर अता बंदयाल साहब ने आपको बताया हो या बेंच के अंदर कहा हो कि हमने ये मामला चीफ जस्टिस को भेजा कि ये सुओ मोटो नोटिस ले लें? चीफ जस्टिस को तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कल सुप्रीम कोर्ट में ये एक ज़रूर इंडिया दे दिया था कि हम 184(3 में इसको लेंगे। हाँ। क्योंकि उमर अता बंदयाल साहब का खुद नोटिस ठीक है, और अगर काजी फाइज ईसा बेंच में बैठे हुए नोटिस लेके और नोटिस जारी करें तो वो गलत है, इसलिए कि उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस बनने वाले हैं और काजी साहब उसके बाद बनेंगे। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सिनाज साहब, आपने आज मुश्किल सवाल साहब से पूछे, अमूमन आप मुझसे पूछते हैं। अब ये देखें ना, बात ये है, मैं मतलब एक कानून को ख़त्म कर दिया, ठीक है ना, पुरानी जजमेंट बहाल की, अगर आपने रिव्यू खारिज किए तो जजमेंट तो कानून ख़त्म हो गया, लेकिन फिर उसी कानून के तहत आपने सारे बहाल कर दिए। देखें कयूम साहब, बात यह है कि ये एक और फैसला है जिसने पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को अंडरमाइन किया मेरा ख्याल है, और पार्लियामेंट और आज ये हमें ये मिला, अगर सादा अल्फाज में ये कहें कि पार्लियामेंट जो है वो 4 जजेस जो हैं उस एक्ट को उड़ा सकते हैं, फिर सो मोटो के जरिए वही काम जो है वो कर सकते हैं, वो चीज़ें थोड़ा इम्प्रूवमेंट करके। जो पार्लियामेंट कानून के से ये नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस के जरिए कर सकती है। रीड डाउन भी हो सकता था, वजह क्या थी? क्या रीड डाउन किया ना जस्टिस मंसूर अली शाह की जो जजमेंट है, वो तो माशाल्लाह मैं यही कह रहा हूँ कि कुछ लोगों हमें थोड़ी मायूसी थी ड्यूरिंग द हियरिंग कि मंसूर अली शाह साहब की तरफ से ऑब्जर्वेशन थी, लेकिन आखिर में सेनेटिव प्रवेल और उन्होंने जो फैसला किया, मेरा क्या शानदार फैसला है। काश ऐसे जजेस जो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को सारे मानते। यहाँ प्रॉब्लम यह है कि जहाँ जब इस्टेब्लिशमेंट की बात आती है तो जजेस हाँ इधर बात नहीं करनी, लेकिन जब पार्लियामेंट की एक एक्ट है, ठीक है, उसको रीड डाउन, आपको अटॉर्नी जनरल ने भी कहा कि जी इसको रीड डाउन कर दें, लेकिन वजह क्या है कि मुशीर आलम साहब की जजमेंट है। मुशीर आलम साहब की बड़ी ज़हरी बात है, ताल्लुक़ रहा है कयूम साहब जैसा मेरा आपके साथ है, आपने मुझे जो है वो इतना यानी टीवी पे आया है, इंट्रोड्यूस कराया ये वो, तो मैं जब भी आपकी कोई खबर हो तो चाहे गलत भी होगी तो मैं कहूँगा नहीं भाई कयूम साहब की खबर आप तो बिल्कुल लिहाज नहीं करते। नहीं, मैं ये कहूँगा कि कयूम साहब की खबर को कोई मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे कयूम साहब ने मुझे बड़ा प्रमोट किया है, मुझे इवन सीनियर यानी इससे भी ज़्यादा किया है। तो यहाँ मैं ज़्यादा वो बातें नहीं करना चाह रहा, यहाँ बिरादरीज़म रखा गया, सीधी बात है, और एक अना में ये कहा कि जी हमारा जो फैसला था उसको हमने ओवरटर्न नहीं करना, हालांकि उसमें रीड डाउन कर देते। पार्लियामेंट असल जो असूल है, देखें असूल, आपने कोई शक नहीं कि गरीब लोगों को बहाल किया, इसमें हम सुप्रीम कोर्ट अगर ना करती तो क्या किया जा सकता, तो ये बड़ी बात। लेकिन जो एक असूल है पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी का, आपने जितने भी फैसले आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये मेजॉरिटी जजेस में, वहाँ ये आ रहा है कि 184(3 के जरिए, 184(3 का इख्तियार है क्या, ज़रा पहले ये तो डिटरमिन करें। क्या कल एक आर्मी चीफ को सैक कर देंगे 184(3 में? क्या वज़ीर आज़म तो आप पहले ही कर चुके हैं, खोसा साहब ने अटेम्प्ट आर्मी चीफ की भी मामले में भी की, तो ये 184(3 की कोई पैरामीटर्स तो तय हों, कोई फुल कोर्ट मीटिंग हो जाए, कुछ चीज़ें पता हो कि ये चीज़ें 184(3 में आ सकती। आपने अपना खुद असूल बनाया कि 184(3 के लिए चीफ जस्टिस को मामला रेफर कर, खुद असूल की, तो यहाँ वो क्यों नहीं असूल अप्लाई हुआ? तो ये वो चीज़ें हैं जिसका बार बार बात आती है कि 184(3 मेरा ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान में डिजोरो पावर ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और ख़ासकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास होती है, लेकिन अब इस मामले में चीफ जस्टिस को मामला रेफर नहीं किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने अगर रेफर किया भी गया तो हमें तो नहीं पता, देखिए ओपन कोर्ट के अंदर तो नहीं कहा। वही बात नासिर साहब, ये देखें बात तो यही आई ना कि 22 करोड़ अवाम के मुंतखब नुमाइंदों की पार्लियामेंट अगर कोई कानून बनाती है तो आप उसको स्ट्राइक डाउन कर सकते, बिल्कुल कर सकती है अदालत, ये उसका इख्तियार है। लेकिन जब एक कानून स्ट्राइक डाउन कर दिया तो फिर उसके बाद 184(3 में वो कौन सी पावर्स थी सुप्रीम कोर्ट के पास कि वो
उस कानून के तहत दी गई मुलाजमतों को फिर बहाल कर दें। रीड डाउन क्यों नहीं किया? देखें, मेरा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू कि पार्लियामेंट के जो बनाए हुए कानून को नहीं स्ट्राइक डाउन कर सकते। हाँ, उसके कुछ सेक्शंस को ये कह सकते हैं कि इसको इम्प्रूव किया जाए। कल को ईवीएम भी आएगा ना। हाँ, देखें इस मतलब यही मैं कह रहा हूँ कि इम्प्रूव किया जाए, इसको इस तरह किया जाए। ये लॉ के मुताबिक नहीं है, अल्ट्रा वायरीज है। आपने जस्टिस मंसूर साहब का नोट नहीं पढ़ा? मैं पढ़ दूँ अगर आप कहते हैं। बिल्कुल पढ़ें, बिल्कुल पढ़ें। देखें उन्होंने क्या लिखा है, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी और लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी इज़ द कॉर्नरस्टोन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी। ठीक है, वी मस्ट देयरफॉर रिकग्नाइज द सेंट्रल रोल ऑफ द लेजिस्लेचर, यानी कि जो उनका जो रोल है, जो उन्होंने लॉ बना दिया है। देखिए, आपको पता है यूके में क्या कहा जाता है कि अगर पार्लियामेंट ये कह दे कि मर्द औरत हो गया या औरत मर्द हो गया, या जो नासिर साहब, वो यूके की पार्लियामेंट जो है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन भी, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है ना। लेकिन पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी सर, जहाँ डेमोक्रेसी होती है ना, वहाँ पार्लियामेंट ही सुप्रीम। लेकिन नासिर साहब, बात ये है कि चलें आप उसको छोड़े ना, डेमोक्रेसी की बात तो ठीक है। ये नहीं कह रहे रीड डाउन कर देते आप, जो चीजें हैं कि करप्शन से निकाले गए लोगों, जिस तरह आपने असूल तय की, वो रीड डाउन के जरिए कहे जाते हैं, जिस तरह सैयद मंसूर ने दिखाया। देखिए, अगर हमारा अगर अदालत का फैसला गलत था बरतरफी का, तो उसको रिकॉल कर लेती है अदालत, जैसे कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने वो जजमेंट रिकॉल किया। ये भी बात हो सकती है कि जी रिव्यू में फिर जस्टिस काजी फैसा की बात आती है कि जी हम वहाँ हमारा ये है कि रिव्यू की स्कोप बड़ी लिमिटेड है। अगर यहाँ करते तो फिर लोग कहते हैं कि जस्टिस काजी फैसा केस में भी रिव्यू को आपने स्कोप को क्यों नहीं फिर वाइडन किया। यहाँ तो वहाँ उस ग्राउंड पे आप कह रहे हैं कि काजी फैसा का केस एक मरतबा फिर 184(3) में खोला जा सकता है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ नहीं 184(3) में कुछ भी हो सकता है। यहाँ कुछ भी पाकिस्तान में चलती फिरती हुकूमत जा सकती है 184(3) में, क्योंकि असूल ही तय नहीं है 184(3) क्योंकि 184(3) एक जज है। जजिस की तरफ से कहा जा रहा है कि 184(3) के पैरामीटर्स तय किए जाए। वो कौन करेगा? फुल कोर्ट मीटिंग करेंगे, फुल कोर्ट मीटिंग ही नहीं हो रही। 1.5 साल से पूछा जाए तो फिर कहते हैं जी नहीं। क्यों? मतलब अब ये चीज़ है कि आप वजह बता दें कि क्यों नहीं हो रही मीटिंग। और ये असूल नासिर साहब, ये वाकई मुझे जवाब दें कि पार्लियामेंट एक काम नहीं कर सकती लेकिन अदालत कर सकती है। ये क्या बात हुई? जेलसली गार्डेड अथॉरिटी है। नहीं, पहले आप मुझे बताएं कि पार्लियामेंट एक काम नहीं कर सकती लेकिन सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। देखिए, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 184(3) की जो अथॉरिटी है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट को दी है, ये जैसे जेलसी गार्डेड अथॉरिटी है जिसको सुप्रीम कोर्ट किसी भी सूरत में इसको नहीं ख़त्म होने देगी उसकी। और ये लेकिन ये डबल एज वेपन भी है साथ ही साथ। रीज़न बीइंग कि आपको पता है पाकिस्तान की एग्जीक्यूटिव जब गवर्नमेंट जिसकी बनती है, वो कई दफ़ा ऐसे इक़दाम भी करती है जिससे फंडामेंटल राइट्स की ओपन ब्रीच होती है, उसकी प्रोटेक्शन भी है। सिटीजन्स जो हैं उनको भी बचाना है। ये नहीं हो सकता कि हर दफ़ा जो है गवर्नमेंट हमेशा अच्छी नहीं होती, गवर्नमेंट से आपने राइट्स छीनने होते हैं। तो उस राइट्स को छीनने के लिए सुप्रीम कोर्ट आपका एक बहुत बड़ा सहारा है। लेकिन ये भी मैं मानता हूँ कि 184(3) के तहत आप पार्लियामेंट को अंडरमाइन नहीं कर सकते। पार्लियामेंट एक मदर इंस्टीट्यूशन है। जो पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया है, आपको उसको मनोवन तस्लीम करना है। आप पार्लियामेंट से ये कह सकते हैं कि इसको आप एक नज़र दोबारा देख लें। नहीं नाज़िर, आम ज़ुबान में आज की जो है, मैं इस पर कोई कैवल नहीं है कि जो मुलाजमीन थे बहाल हो गए, उनके रिज़्क रोटी का मसला है, वो होना चाहिए। उसको बहाल करने का एक कानूनी तरीका भी था जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तेमाल किया कि जजमेंट रिकॉल की और कहा कि जो तरक्कियाँ हैं दी गई थी वो अल्ट्रा वायरीज है, और उन्होंने कहा कि बाकी सबको रिस्टोर किया जाए, जजमेंट रिकॉल हो गई। अब दूसरे 4 जज साहिबान जो हैं काम वो भी यही कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि कानून ख़त्म है और फिर हम अपने इख्तियार से इनको बहाल कर रहे हैं। उन्होंने 184 अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए मतलब है कि एक जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा दुरुस्त जजमेंट है, और फिर उस दुरुस्त जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने 184(3) का इख्तियार इस्तेमाल करते हुए कहा कि ये गलत जजमेंट है। ये क्या बात? बस ये चले बोलिए। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि रीड डाउन में ये होता है कि जो चीज़ें होती हैं आप एक्ट तो बचाते हैं ना, बताते हैं। हद्दुल मुमकिन कोशिश यही होती है कि हम एक्ट बचाएं कि ताकि पार्लियामेंट की। अब यहाँ ये है कि एक्ट को उड़ा के वही काम आप कर रहे हैं प्रिंसिपली, और प्रिंसिपल ले डाउन 184(3) में कर। यही आप रीड डाउन में जो अटॉर्नी जनरल ने आपको सजेस्ट किया, प्रिंसिपल की बात हो रही है कि पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात हो रही है। अब बात यह है कि बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी का जी बात आ रही है कि जी बेसिक स्ट्रक्चर की कल एक जज साहब ने बात की, तो वह जैसे अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा जी यहाँ बेसिक स्ट्रक्चर की बात नहीं हो रही। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि पार्लियामेंट को इख्तियार है कि वो 1 क्लास के लिए अगर फ्लड आया किसी जगह, वो इस किस्म का कानून बना सकती है। देखें, यहाँ आप अपने स्टाफ की डिटेल भी नहीं देते, पीएससी में अपना रजिस्ट्रार नहीं भेजते,
हर मामले में सुप्रीम कोर्ट जो है वो जो है नहीं, अब फाइनल अथॉरिटी अगर पाकिस्तान में देखी जाए तो वो सुप्रीम कोर्ट की है। इसमें फिर वही बात आती है कि 184(3) को कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा ना, कहीं तो इसकी। देखिए, एडजुडिकेशन के हवाले से हम समझते हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशन है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला जो है वो हतमी है और आखिरी है, ठीक है, लेकिन वो फैसला किया कैसे गया है? देखिए ये बहुत बड़ा एक कानूनी चीज है। आप कहते हैं कि आपकी जजमेंट भी सुप्रीम पार्लियामेंट नहीं ओवर कर सकती, कहा गया ना उस दिन। देखिए, आपने अपनी जजमेंट बरकरार रखी और फिर 184(3) में कहा ये जजमेंट गलत थी, क्योंकि मुलाजिम बहाल हो गए। डिस्क्वालिफिकेशन हुई पार्लियामेंटेरियन की, सुप्रीम कोर्ट ने की। पार्लियामेंटेरियन के कानून आपने उड़ा दिए, स्ट्राइक डाउन कर दिए। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर इनमें कुछ चीज़ें हैं, एग्जामिन करें, रीड डाउन का प्रिंसिपल क्या है, वो क्यों नहीं अपनाया जाता? यहाँ अना की बात आ रही है। रिव्यू पिटीशन को डिसमिस कर दिया, अपनी जजमेंट को बाहर रखी, लेकिन उसके अफेक्ट को नलिफाई करने के लिए 184(3) इस्तेमाल किया है, जजमेंट को हाथ नहीं लगाने दिया। लेकिन मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि जो माइनॉरिटी जजमेंट है वो बहुत अच्छी जजमेंट है। मेरी यही जो है बिनती है, जो आप नहीं समझने की कोशिश कर रहे कि जजमेंट आपके ख्याल में अच्छी नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जो डिसेंटिंग जजमेंट है वो बहुत अच्छी जजमेंट है, लीगल जजमेंट है, लीगली माइंड एक्सेप्ट करता है इसको। हम तो नासिर साहब से सीखते हैं, और अगर उनका ये है कि जी वो जजमेंट क्यों कि वहाँ पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात आ रही। देखिए 184(3) में क्या मतलब अब ये बात आएगी कि जी यही प्रिंसिपल आपने ले डाउन करने हैं ना, यही करने हैं कि जी ये हो गया, वो हो गया, फलां। उसके बाद अच्छा फिर आपने ड्यूरिंग द हियरिंग आप अटॉर्नी जनरल से ये बात कर लेते, ये सवाल तो करना चाहिए था ना कि 184(3) में क्या हम इसको कर लें, कन्वर्ट कर लें, मामला रेफर कर सकते हैं, उस पर असिस्टेंस ले सकते हैं। 5 रुकनी फैसला है कि जी अगर एक बेंच समझे कि जी ये मैटर आता है 184(3) में, तो मामला चीफ जस्टिस को जाएगा, फिर वो बेंच बनाएगा। अब इसको ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जनाब, ये उमर बंदयाल साहब की जजमेंट। लेकिन अब ये बंदयाल साहब कह सकते हैं कि जी वो 3 रुकनी बेंच ने मामला रेफर किया था लार्जर बेंच को, लार्जर बेंच फिर बना। तो फिर देखें इस बेंच में माजरत के साथ जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट होता है 184(3) में, सीनियर मोस्ट जजेस को क्यों नहीं बिठाया जाता? को अपना भी असूल बना लेना। देखें जस्टिस काजी फाइज़ा जो है उनको किसी लार्जर बेंच में किसी 3 रुकनी बेंच की ना सरबराही दी गई और ना बिठाया गया। जब से वो 3 सीनियरिटी में तीसरे नंबर पे है, उनको 3 रुकनी बेंच नहीं दिया गया, ठीक है। उनके पास केसेस कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर नहीं लगाया गया। चलें पॉलिटिकल मैटर ना लगाएं, कॉर्पोरेट तो लगा दें आप, मतलब ये चीज़ें भी तो सवाल उठाएं तो फिर मसला हो जाता है कि ये क्या। और फिर जो बेंचेस की कंपोजिशन है, आप 5 साल के स्टेटिस्टिक्स दिखा लें, 3 कि कौन से जजेस किन 184(3) में कितनी दफ़ा बैठे और कौन से जो नहीं बैठे। बहुत से जस्टिस बाकर साहब हैं, मतलब क्या आपको 184(3) के अंदर वो एक बंच ऑफ वो सेट ऑफ जजेस जो है वो ही नजर आता है। देखिए वही मैं कह रहा हूँ ना, ये डेटा निकालें, डेटा आपको पूरा डेटा सामने आ जाएगा कि 184(3) में कौन कौन से जजेस गुज़श्ता 3-4 सालों में मतवातर बैठ रहे हैं और किन किन को वो डिस्पाइट देयर सीनियरिटी उनको इग्नोर किया गया। आपको याद है जब फॉर्मर चीफ जस्टिस से जस्टिस एक थोड़ी तस्हीह कर दूं, नासिर साहब उमरता बंदयाल साहब ने इस आखिरी समात पे कहा था कि दिसंबर की छुट्टियां आ रही हैं, फिर हम छुट्टियों पे भी जा रहे हैं जज साहबान, तो हमने कहा कि जी वो, लेकिन फिर बाद में जो है वो मैं पता किया, चेक किया, सारे जज साहबान छुट्टियों पे नहीं जा रहे। काजी फाइज़ा साहब जो हैं उनका बेंच होगा कराची के अंदर, फिर मेरा ख्याल चीफ जस्टिस का बेंच यहाँ इस्लामाबाद के अंदर होगा और एक बेंच लाहौर के अंदर होगा। तो ये छुट्टियों के दौरान काम करते रहेंगे, ये तस्हीह करनी ज़रूरी थी। नहीं, वो अच्छा अब आ जाए नासिर साहब, मुझे एक बात है, मुझे एक बात और समझाएं। जस्टिस मंसूर अली शाही अपने आर्मी चीफ वाले जो एक्सटेंशन वाला मामला है उसके अंदर कहते हैं इसको नज़रिया ज़रूरत ना लिया जाए, ये कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी का एक बड़ा अहम मामला है, ऑल्दो कि एक्सटेंशन का कानून तो मौजूद नहीं है, लिहाजा हम जो है वो 6 महीने का वक्त जो है वो पार्लियामेंट को देते हैं, वो इसके अंदर कानून साजी कर ले। कहाँ कानून मौजूद नहीं था, वहाँ पे मामला लेके भिजवा दिया उधर, लेकिन वो मैटर ही 184(3) में था। हाँ, ये तो रिव्यू पिटीशन थी, ये तो रिव्यू पिटीशन थी। तो वही मैं आपको कह रहा हूँ ना कि 184(3) देखें, ये जब से इफ्तिखार चौधरी साहब ने 184(3) लेकिन ये है कि मंसूर अली शाह साहब ने बरकरार रखा है कि पार्लियामेंट ने वो कानून बनाया, उस कानून के अंदर कोई सेक्शन जो है वो अल्ट्रा वायरस है, उसको ख़त्म किया, बाकी कानून बचाया और रिव्यू जजमेंट वापस ली और रिस्टोरेशन का हुक्म दिया। अच्छा बहरहाल जब जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने जब पार्लियामेंट की सुपरमेसी 184(3) को जब उन्होंने एक्सरसाइज करना शुरू किया था, तो बार काउंसिल्स और सुप्रीम कोर्ट बार और जितने भी लीगल बार हैं उनका पहले दिन से यही ओपिनियन है कि 184(3) के ऊपर कोई गाइडलाइंस, कोई डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, कि इसके कोई प्रिंसिपल्स होने चाहिए।
और उसमें कम से कम देखें 184(3) जब आप एक्सरसाइज कर लेते हो ना तो उसकी कोई रेमेडी नहीं है, उसमें जो डिसीजन आ गया फाइनल है, उसमें अगर कोई जो एग्रीव पार्टी है वो रेमेडी लेस हो जाती है। तो इसका उसमें पहले दिन से ये बार काउंसिल्स और ये बार एसोसिएशंस की डिमांड है कि 184(3) को में एक एपेलेट बेंच भी दिया जाए और बड़ा बेंच हो, लार्जर बेंच हो, जो ओरिजिनल बेंच ने डिसीजन किया उससे बड़ा लार्जर बेंच सुने। और आपको ये भी याद होगा कि फॉर्मर चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने ये कोशिश भी की थी, और आपको ये भी याद होगा कि फॉर्मर चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के ज़माने में जब 184(3) का कोई बड़ा केस आता था तो उसमें सीनियर जजेस ही बैठा करते थे। चलें बारह मसला ये आ रहा था कि एक साल से नस्ला टावर बरू से गिरा दो, गुजर नाला के मुतासरीन भाई उनको भी जी बेघर हो गए, फिर इसके बाद सेक्ट एम्प्लाइज का मामला आ गया। इस दफ़ा ये बात अच्छी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम 184(3) में लोगों को रोज़गार बहाल रखा है। हालांकि यहाँ नस्ला टावर में सुबह हेडलाइन कराची से चल रही थी कि जी जो 8 लोग बेचारे जो फ्लैट नहीं छोड़ रहे उनको कहा गया कि उनकी बिजली पानी बंद कर दें, तो करबला बना दो। नस्ला टावर को बारूद से उड़ाने से पहले करबला बना दो। ये कह रहा हूँ कि चलें स्ट्रिक्ट व्यू आपने नहीं लिया, अच्छी बात है कि आपने लोगों के रोज़गार छोड़ दी, बचा दिए, ये एक बात है, ये बिल्कुल ठीक बात है। हम कर रहे हैं कि जी वो बात वही है कि जी आपकी प्रेसिडेंट बनी ना, मैं तो पहले दिन से प्रेसिडेंट बनी कि अब सुप्रीम कोर्ट अपनी किसी भी जजमेंट जो है अगर उसको रिव्यू भी खारिज हो चुका हो उसको जिंदा करके और कोई भी फैसला दे सकती है। ये जिंदा तो वो कर सकती है ना, लेकिन तो अटॉर्नी जनरल को नोटिस करना चाहिए। हाँ वो खैर वो अटॉर्नी जनरल को नोटिस उन्होंने कल कह दिया था ना कि ये 27A की जो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी सर, 27A की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो गई है, कल उन्होंने ये क्लियरिफाई कर दिया था। हाँ तो बहरहाल मैं आपको मेरा पहले दिन से ये पॉइंट है ओपिनियन, और ये बात आपको बहुत बुरी लगती थी कि जजेस को बेंच में बैठ के स्वीपिंग स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए। ये बहुत डेंजरस ट्रेंड है, इसका मतलब इसका इफेक्ट बहुत है, इसका माने कुछ और ले लिया जाता है, कहाँ कुछ जाता है, बाहर कुछ बात चली जाती है, उसको लोग जो इंटरप्रेट गलत तरीके से करते हैं। नासिर साहब मैं देखें ना, मैं तो सिंपल सा सवाल कर रहा हूँ, क्या ये फैक्ट नहीं है कि इसी जजमेंट के अंदर अपनी पुरानी जजमेंट को बहाल रखा गया? जो पुरानी जजमेंट थी वो क्या थी कि मुलाजमिन बरतरफ क्योंकि कानून गैर कानूनी है, ठीक हो गया। और खौफनाक भी थी, उनसे पैसे भी लेने थे, ठीक है ना, ये लिखा था रिकवर करें पैसे। हाँ। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि वो चीज़ नहीं आई, वो इसमें लिखा नहीं है। नाज़िर साहब वो पैसे लेने वाली बहाल है ना जजमेंट, जजमेंट बहाल है, लेकिन फिर उसमें रेस्टोरेशन भी है ना, रेस्टोरेशन ना होती तो फिर बहाल। इसका मतलब है पब्लिक प्रेशर, तो मतलब है कि अपनी यार ये क्या है, मुझे नहीं पब्लिक प्रेशर, इसका मतलब है कि आपने लोगों को बहाल किया। नहीं ठीक है, हम मान इसको शुक्र है कि अगर ना करते तो क्या सुप्रीम कोर्ट से कोई पूछ सकता था? नहीं, तो ये भी बड़ी बात है कि 184(3) को 187 के साथ मिला के बहाल कर दिया। लेकिन अगर कोई थोड़ी इज्जत पार्लियामेंट की रह जाती, रीड डाउन का प्रिंसिपल फॉलो हो जाता, जो अटॉर्नी जनरल साहब ने अपनी मालूमात में कहा, मंसूर शाह साहब ने कहा, अना की बात नहीं थी, मुशीर आलम साहब माशाल्लाह, मतलब उनकी जजमेंट अगर जो है हज़ारों उनकी अपील्ड हुई हैं, तो अगर एक आध ओवरटर्न हो जाती थोड़ी सी, उसमें यह भी हो जाता कि मेन लॉ वो जो चीज़ें हैं उनके कर जाते। यही प्रिंसिपल उसमें रीड डाउन के प्रिंसिपल में आ जाते। पार्लियामेंट को भी तो चाहिए ना कि कोई स्पेस क्यों देते हैं, वो काम भी तो करे ना। आपको अच्छी तरह पता है, ये पहले दिन से बात चल रही है कि पार्लियामेंट जो है, अभी आप पार्लियामेंट के हक में बात कर रहे हैं। नहीं, मैं पार्लियामेंट के मैं हक में बात करूँ, पार्लियामेंट इज सुप्रीम, लेकिन पार्लियामेंट को भी मस्ट बिहेव आल्सो। ये बात है कि पीपल्स पार्टी को भी अब खुदारा कुछ सीखना चाहिए कि इस तरह के मामलात, नौकरियां इस तरीके से और इस तरीके से कानून बनाना कि करप्शन में लोग जो इन्वॉल्व हैं उनको भी बहाल किया गया। अच्छा, जिनको डिसिप्लिनरी कार्रवाई की गई उनको भी किया गया। अब पीपल्स पार्टी और जो पीपल्स पार्टी के यहाँ जो बड़े सीनियर जो वकील आए हुए थे, रज़ा रब्बानी साहब, एतजाज़ एहसन साहब, नैयर बुखारी साहब भी उनके सेक्रेटरी जनरल, उनको भी समझाना चाहिए अपनी लीडरशिप को कि कोई अक्ल, लॉजिक और इन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, और इस तरह बेदरेग लोगों को जो है इस तरह बंदर जो है नौकरियाँ नहीं बांटनी चाहिए। कोई पब्लिक जो है नहीं, स्टेट का भी ख्याल करना चाहिए। चलें, बहुत शुक्रिया आप दोनों साथियों का। तो जनाब कंक्लूजन यही निकलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कानून कलअदम करार दे दिया और मुलाजमीन को बहाल कर दिया, यानी कानून पार्लियामेंट का बनाया हुआ बरतरफ, लेकिन अज़ खुद नोटिस के तहत वही जिस कानून के तहत मुलाजमतें दी गई थी वो बहाल कर दिया गया है। बहरहाल जी देखते हैं कि आगे हम और क्या देखते हैं। शरह दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए, लेकिन एक अच्छा इख्तिताम ज़ाहिर है कि ये लीगल जार्गन और ये लीगल बहस तो होती रहती है, और इस बहस का मकसद भी जो है
वो किसी चीज़ को अंडरमाइन करना नहीं। अब फैसला आ गया है तो उसके फैसले के ऊपर अपनी दानिश के मुताबिक जो फेयर कमेंट हो सकता है वो हमने दिया। शराय दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।